Hello students, my name is Shubham. Welcome back to Sigma Education classes. लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ओर्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में, ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, और आपके कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ेंगे, आयनिक जो सब्सटेंसेस होता है, ठीक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लें, क्योंकि तभी आप आगे यहाँ रिलेट कर पाएंगे, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो फर्स्ट लेक्चर आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आयनिक कंपाउंड की, ठीक। सबसे पहले देखते हैं कि आप सबको पता होगा कि अगर कोई एटम है, अगर किसी एटम से, एक सेकेंड, ओके, अगर कोई मेटल का एटम है, ठीक है, वो अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, जनरली मेटल के एटम ही क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपने लूज करते हैं और अपने वैलेंस सेल से, और उनको क्या कहते हैं, फिर हम केटायन कहते हैं। दे फॉर्म अ पॉजिटिव आयन या केटायन सिंपली। ओके, एटम ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल टू फॉर्म एनहांस, सिंपल सी बात। और जो नॉन मेटल के एटम होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाते हैं, अपने वैलेंस सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं या नेगेटिव आयन जिनको कहते हैं। इस तरह अब एक चीज आपको सबको पता होगी, दो जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग द आयनिक कंपाउंड। तो सिंपली when two opposite charges attract each other and form a strong electrostatic bond, then it form ionic compounds. It is known as simply basically ionic compound. For example, जैसे NaCl का आप एग्जांपल ले लो, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम Na प्लस होता है और क्या Cl माइनस आपस में रिएक्ट करके NaCl बना लेते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो एक सपोज एग्जांपल दे रखा है क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है भाई, जब Cl2 में क्या होता है, क्लोरीन का जो एटम होता है, ये क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या होगा, 2Cl माइनस हो गया, क्लियर। और हमारा मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम में से क्या होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, तो सॉरी ये क्लोरीन में दो इलेक्ट्रॉन आ गए ना, मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो यहाँ पे 2Cl माइनस हो गया। बट यहाँ पे देखो Mg मैग्नीशियम से क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट कर गया, यहाँ से लूज करा इसमें, तो क्या होगा, Mg केटायन बनाया, मैग्नीशियम केटायन हो गया यहाँ पे, मैग्नीशियम 2+ आयन, क्लियर। तो अब जब क्या होगा, ये Mg2+ रिएक्ट करेगा इसके क्लोरीन के दो एनायन से, तो क्या बोलेगा भाई, Mg पे 2 चार्ज है, यहाँ पे इस पे एक सिंगल चार्ज, इस पे एक सिंगल चार्ज, दोनों को न्यूट्रलाइज कर ले तो MgCl2 बना लेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, दिस इज द, ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है इसको। कोई भी जब आयनिक कंपाउंड बनता है बस चार्जेस बैलेंस होकर न्यूट्रल हो जाते हैं आपस में, क्लियर। चले आगे, अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स नहीं, पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि भाई जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि भाई ये सॉलिड होते हैं, सबको पता है, और ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक। और ये क्या होते हैं, द कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू टू पीसेस व्हेन प्रेशर अप्लाई। ये क्या होता है, जनरली क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, इनको जैसे इन पे प्रेशर लगता है ये क्या होता है, ब्रेक कर जाता है पीसेस में। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, ओके, क्योंकि इनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। सॉल्युबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक क्लोरेसिन और पेट्रोल। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई ये आयनिक कंपाउंड्स को आप किसी भी सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूशन बनाते हो, या किसी भी सिंपली उसको सॉल्यूशन में डालते हो, पानी में डालते हो, ठीक, तो वो पानी में सॉल्युबल हो जाए, सॉल्यूशन हो, तो और क्या होगा, अपने चार्जेस में स्प्लिट हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, उसके पास केटायन और एनायन दो चार्जेस हो जाएंगे। अब एक चीज आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है, करंट फ्लो होने के लिए चार्जेस की यानी आयंस की जरूरत होती है। तो भाई सिंपल सी बात, अगर सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है तो उनके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो वही लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन व्हिच मूव to the opposite electrodes when electricity pass through the solution, clear।
आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भाई उसमें आयंस जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते। आयंस बेसिकली उसके एक कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। वहाँ पे जो सेपरेट आयन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते जब भी वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे ही वो क्या होते हैं सोल्यूशन में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, आयन सेपरेट हो जाते हैं वहाँ पे, आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन कैटायन और एनायन अब स्प्लिट हो जाते हैं वहाँ पे। इस वजह से कह रहा है कि जो सॉलिड स्टेट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। सॉलिड में क्या होता है, जो कैटायन एनायन होते हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, जिस कारण आयन का मूवमेंट हो नहीं पाता और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन फॉर्म, मॉल्टन स्टेट में होते हैं। तो पिघली हुई अवस्था में इनमें क्या होता है, मॉल्टन स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दिस इज पॉसिबल इन मॉल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज और ओवरकम ड्यू टू द हीट की वजह से क्या होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाता है। दस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार क्या होता है, जो आयन होते हैं वो आराम से फ्रीली जो है घूम सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इस कारण कंडक्ट हो सकती है। अगर क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, अच्छे से चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंपाउंड्स का होता है भाई, कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा, आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो ये भाई सॉरी, ये आयनिक कंपाउंड, ये वही चीजें दे रखी है बेसिकली, अलग से फिर से दे रखा, ये गलत है, जो मैंने वहाँ पे दे रखा ना ये वही चीज़ दे रखा है, जैसे नॉट, ये आयनिक कंपाउंड के बारे में दे रखा, नॉट कंपाउंड। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल मिनरल्स। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा चल रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा सा एक टॉपिक दे रखा तुम्हारा मेटलर्जी, कि मेटल जनरली मिलता कहाँ से। आपने देखा होगा मेटल ऐसे ही बिल्कुल जिस फॉर्म में हमें दिखता है उस फॉर्म में नहीं मिलता, ये बहुत ही गंदा होता है, इसको हम रिफाइन करते हैं यानी एक्सट्रैक्शन करते हैं, इनसे ये मिलता है बेसिकली ओर से। तो हर मेटल के ओर पाए जाते हैं नेचर में, उसके बाद उसमें से हम जो प्योर मेटल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके कुछ प्रोसेस होते हैं, उसे कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। तो इनमें इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है मेटल का। तो यहाँ पे ऑकरेंस ऑफ मेटल मिनरल्स, जिनको मिनरल्स कहते हैं, कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकरिंग इन नेचुरल और मिनरल्स। तो मिनरल के फॉर्म में क्या होते हैं, एलिमेंट्स नेचुरली अकर करते हैं यानी मिलते हैं। अब इसमें कह रहा है ओर्स जो होता है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। ओर क्या होते हैं भाई, ओर जिनसे मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी, मतलब ऐसे मिनरल जहां से ओर को क्या करते हैं, सॉरी ऐसे मिनरल जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली, उनको कहते हैं ओर। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर के ओर होते हैं, सल्फर के ओर होते हैं, ऑक्साइड ओर होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, इस तरह के ओर होते हैं। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर जनरली अकर इन फ्री स्टेट। बट अच्छा, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि फ्री स्टेट में नॉर्मली मिल जाते हैं, जैसे सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये नॉर्मली मिल जाते हैं, मतलब फ्री स्टेट में मिलते हैं, ऑकर करते हैं। बट कॉपर, सिल्वर और आल्सो अकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड के ओर होते हैं, वहां से उनको फिर हम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट, उसमें से सल्फाइड और उसका ऑक्साइड के ओर को हम क्या रिमूव करते हैं, जिस कारण हमें प्योर जो है फिर ये कॉपर और सिल्वर हमें मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो जिंक, आयरन, लेड ऑकर मेनली इन ऑक्साइड एंड सल्फाइड फॉर्म में, कार्बोनेट इनके होते हैं। इनके जो मेटल के ओर होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली ऑक्साइड होते हैं, सल्फाइड होते हैं और कार्बोनेट होते हैं। तो इनमें से बस इनकी जो इम्प्योरिटीज होते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड, इनको हटा के हम इनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण रिमूव करते हैं और जिस कारण हमें क्या प्योर जो हमारा मेटल है वो हमें मिल जाता है। ठीक, चले आगे। और जो हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं भाई, ये हमारे कंबाइंड स्टेट में फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, अब एक टर्म आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गैंग। व्हाट इज गैंग? गैंग बेसिकली क्या होते हैं, अनवैल्यूएबल यानी कि वैल्यूलेस होते हैं, द कमर्शियली वैल्यूलेस मटेरियल लाइक सॉइल, मतलब बेसिकली जो गंदगी होती है किसी मेटल उसमें ओर में, उन्हीं कहते हैं गैंग, उन्हीं को रिमूव करा जाता है। The gang is removed from the ore. Various method by removal of, बहुत तरीके होते हैं इसको, इन गंदगियों को दूर करने से। मेटल में क्या होता है, मेटल के जो ओर होते हैं उनमें क्या मिट्टी होती है और सैंड होता है, बालू होता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इनको हटाना, इन्हें कहते हैं गैंग, मतलब जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। तो इनको हटाने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन होता है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मेटलर्जी, ये सब कई सारी चीजें इसमें होते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरह से रख देते हैं जो भारी होते हैं वो क्या नीचे धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे पानी में अगर घोल देंगे तो उसमें जो
ये सैंड वगैरह को नीचे जम जाती है तो इस तरह सेपरेट हो जाते हैं। और फ्लोटेशन में क्या होता है, ये झाग से होता है कुछ इससे रिलेटेड। मैग्नेटिक सेपरेटर में क्या होता है, एक पट्टी होती है उसकी मैग्नेट की, और यहाँ पे उसमें क्या होता है, इससे केवल आयनिक ओर को ही हम क्या करते हैं, यहाँ से सेपरेट कर पाते हैं। अब कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल इज, और इसमें क्या होता है, एनरिचमेंट ऑफ ओर हम देखते हैं। दूसरा सेकंड, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर, रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल एंड ऑब्टेन प्योर ओर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से ओर में सबसे ज़्यादा मेटल है, तो हम किसमें परसेंटेज ज़्यादा है, तो हम उस ओर को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ से क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं, इम्प्योर मेटल वहाँ से निकाल, और उस इम्प्योर रिफाइन मेटल से क्या करते हैं, प्योर मेटल निकालते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। इसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले ओर से क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को, जैसे सॉयल हुआ, सैंड हुआ, इन सबको क्या करते हैं, उसके निकालते हैं, वहाँ से एक्स्ट्रा हटाते हैं, वहाँ से मेटल को इन सबको हटा के मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं उसके लिए, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। क्लियर। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं हम, ये देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक पूरा स्टेप इन्वॉल्व है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको एग्जाम में बनाना भी होगा, कई बार आपको याद रखना होगा कि जो ओर होता है, जो आगे ये आपका ओर ना, तो यहाँ पे मीडियम मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, अगर हाईली रिएक्टिव जैसे आपके सोडियम पोटेशियम इन सब के हो गए, तो उनको सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर कर देते हैं, उसके बाद सीधा डायरेक्ट प्योर मेटल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जो लो रिएक्टिव मेटल है उनमें क्या होता है, जैसे आपके लो रिएक्टिव मेटल आपके हो गए Ag यानी कि सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इनमें इनके सल्फाइड ओर पाए जाते हैं। सल्फाइड ओर इनकी रोस्टिंग करा देते हैं, उसके बाद रोस्टिंग में उसके बाद मेटल मिल जाता है, उसको बाद में रिफाइन कर लेते हैं, सिंपल होता है। क्लियर। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको आगे बढ़ाएंगे। एक में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है बर्निंग कराते हैं, एक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में कराते हैं। क्लियर। तो जो कार्बोनेट ओर होते हैं उनका कैल्सिनेशन कराते हैं हम जनरली, और जो सल्फाइड ओर होते हैं उनका रोस्टिंग कराते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जैसे कुछ होते हैं, तो उनमें हम पहले ये देखते हैं उनका कौन सा कार्बोनेट ओर है कि सल्फाइड ओर है। अगर कार्बोनेट ओर है तो उसके कैल्सिनेशन हम कराते हैं, देन हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, वहाँ से मिल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसका रिडक्शन कराते हैं मेटल का, वहाँ से उसके बाद लास्ट में रिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है यहाँ से। ऐसे अगर सपोज करो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो है, यहाँ पे मेटल का जो ओर है वो सल्फाइड है, ठीक है, सल्फाइड ओर है, तो हम उसकी क्या रोस्टिंग कराएंगे, उसके बाद वहाँ से मेटल ऑक्साइड का मेटल मिल जाएगा। उसके देन फर्दर क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल कराएंगे, फिर रिफाइन करके प्योर मेटल हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये इस तरह से प्रोसेस होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है आपके लिए कि एक्सट्रैक्शन, वही चीज़ मैं आगे बताया, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो इन एक्टिविटी सीरीज बाय हीटिंग, कैसे कैसे करते हैं, बाय हीटिंग, हीट करके निकाल लेते हैं मर्करी इन कैल्सिनेशन। देखो हमने बताया था रोस्टिंग वाला, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको रोस्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, MgO यहाँ से ये निकल गया। क्लियर। ऐसे ही कॉपर का फ्रॉम कॉपर सल्फाइड से, कॉपर सल्फाइड की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम कर देंगे, तो यहाँ से कॉपर CO2 O2 SO2 बन जाता है यहाँ से, ठीक। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन मीडियम एक्टिविटी सीरीज, जिसमें क्या कह रहा है कि मेटल्स आर इजीली ऑब्टेन्ड बाय ऑक्साइड्स और एंड सल्फाइड का, तो इनमें क्या कराते हैं, मेटल्स आर हीटिंग स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ एयर, उसे कहते हैं रोस्टिंग। अगर क्लियर। और अगर मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर और नो सप्लाई ऑफ एयर, इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना कि कैल्सिनेशन होता है प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं, कार्बोनेट जो और होते हैं उनको हम क्या कराते हैं, बहुत ही कम एयर की सप्लाई पे, यानी नो सप्लाई ऑफ एयर या लिमिटेड एयर की सप्लाई पे हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, ठीक। वहाँ से हम क्या करते हैं, हमें मिल जाता है क्या, मेटल ऑक्साइड मिल, जैसे यहाँ पे देखो Zn सल्फाइड की जब रिएक्शन Zn ऑक्सीजन से कराते हैं, हम क्या बनता है, ZnO बन जाता है यहाँ पे। अब फर्दर रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन कैसे कराते हैं भाई, कोक से, कार्बन की प्रेजेंस में कराते हैं। अब ZnO को देखो यहाँ पे, जैसे जिंक की कार्बन से रिडक्शन कराएंगे तो क्या जिंक बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, मोनोऑक्साइड बन जाता है। इस तरह से हम रिएक्शन कराते हैं हर उसके लिए, और के लिए उनका फर्दर रिएक्शन वो रिडक्शन कराया जाता है। अब यहाँ पे इस तरह से हमारा वो ठीक है, मेटलर्जी का जो पोर्शन है आपको वहीं तक है। क्लियर। तो इस तरह से कुछ प्रोसेसेस थे उसमें, उसको अच्छे समझना है कि आप कैसे कैसे याद, बस ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं लास्ट में, एक सेकंड, बस आपको ये स्टेप्स याद रखने की। मीडियम रिएक्टिविटी के लिए क्या क्या करना होता है, इसमें दो तरह के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फाइड और
कार्बोनेट होगा तो उसका कैल्सिनेशन करेंगे, ये ध्यान रखना। सी से कार्बोनेट होता है, सी से कैल्सिनेशन, और सी से यहाँ से ध्यान रखना इसमें क्या होगा, नो एयर। सिंपल से रोस्टिंग भूनने के लिए भाई एयर की जरूरत होगी, सिंपल सी बात ये समझ लो, रोस्टिंग के लिए एयर की जरूरत होती है। तो इन दोनों से क्या हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा ZnO जैसे सपोज, उसका जब फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो, रिडक्शन करा देंगे कार्बन से, क्या बन जाएगा, हमें जिंक मिल जाएगा। उसके फर्दर क्या करेंगे, रिफाइनिंग करा लेंगे। ऐसे इसमें भी होता है, देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग करा लेंगे। हाईली रिएक्टिव वाला है अगर सपोज के सोडियम और पोटेशियम इन सब के ये हैं, लिथियम, तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन ओर करा लेते हैं, इससे प्योर मेटल मिल जाता है। सिंपल सी बात है, क्लियर, तो दिक्कत नहीं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, ये चीज़ें भी क्लियर ही हो गई। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी है, थर्मिट रिएक्शन। ये आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा नहीं होगा, आपने देखा होगा, ये एक फिगर है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा फिगर दे रखा है। एक्चुअली इस थर्मट, ये आगे पढ़ोगे आप, एक वेल्डिंग होती है। ये जनरली क्या करते हैं, जो ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, दो ट्रैक को जोड़ने में काम होता है। जो पटरियाँ होती है रेल की, उनको जोड़ने के लिए थर्मट वेल्डिंग का यूज करा जाता है। तो वही देखना, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड डिस्प्लेस द मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी ऑफ देयर कंपाउंड। वही सिंपल सी बात मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। कब होता है ऐसा भाई, मैग्नीज ऑक्साइड की जब एल्युमिनियम से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या Al2O3 बना लेता है और प्लस बहुत सारी हीट निकालता है। ठीक, अब इसी, और जब फेरस ऑक्साइड की, ठीक है, इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम से रिएक्शन करा देते तो क्या बनाता है, Fe बना लेगा, और इसको क्या करता है, ये डिस्प्लेस कर देता है, Al2O3 बना लेता है और बहुत सारी हीट जनरेट करता है। और ये रिएक्शन कहाँ है, इसे कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। ध्यान रखना, ये जो फिगर है ये थर्मिट रिएक्शन, यहाँ पे ये पर्सन जो है यहाँ पे वेल्डर, ये थर्मिट वेल्डिंग कर रहा है, दो ट्रैक को जोड़ रहा है यहाँ पे। बेसिकली देखो गैप है इसमें दे रखा है, इसी को भरने, ये जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया ना, रिएक्शन क्या होता है, मेटल प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, ऑब्टेन होता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू जॉइन द ब्रोकन पीस ऑफ हैवी आयरन ऑब्जेक्ट और वेल्डिंग एक्सट्रैक्शन मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो मैंने आपको उसमें बता ही रखा है एक्टिविटी सीरीज में कि कौन ऊपर नीचे एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, ऐसे ही। क्लियर, तो ये चीज़ ये ध्यान रखना आपको, इससे कई बार हो सकता है पूछे थर्मिट वेल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये रिएक्शन आपको दोनों याद रखनी पड़ेगी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब एल्युमिनियम से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, Mn बनता है, मैग्नीशियम बनता है, और क्या Al2O3 बनता है, और बहुत सारी हीट निकलती है जनरेटर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक। फिर फर्दर हम जब फेरस ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम से, तो क्या बनाता है, फेरिक यानी कि आयरन बन जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, प्लस हीट जनरेट हो जाती है। क्लियर, चलिए आगे, यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई होंगी। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है, कोरोजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोरोजन आपने पढ़ा होगा, जंग लगना या खराब हो जाना कोई चीज़ का। कोरोजन ऑफ मेटल अट्रैक्ट बाय सब्सटेंस, ये बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, इनमें क्या होता है, ये मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से इनमें क्या होता है, रस्टिंग होने लगती है, ये डिग्रेड करने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। जैसे सपोज आयरन में जब रस्टिंग होती है क्या, आयरन का ऑक्साइड बन जाता है रेडिश कलर का। ऐसे जब कॉपर मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो क्या ग्रीनिश कलर की कोटिंग इस पे आती है कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है, तो वो ग्रीन ग्रीन कलर की उसमें रस्ट बनने लगती है। तो आयरन एक्वायर द कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, उसे कहते हैं रस्ट या जंग जिसे कहते हैं। तो ठीक है, अब बट मैंने बताया ना, कार्बन जब कॉपर जरूरी नहीं कि हमेशा ये जो रस्टिंग हो वो रेडिश कलर की ही हो, भाई कॉपर में ग्रीन कलर की रस्टिंग लगती है, ठीक, नेसेसिटी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्ट इज अ हाइड्रेटेड आयरन होता है ये बेसिकली, Fe2O3 होता है प्लस X इन कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जाके इसमें ऐड हो जाता है, रस्टिंग और खराब होने लगता है। अब इस रस्टिंग से बचाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है पूरा आयरन खराब हो जाता है, और कई बार बहुत सारे ब्रिजेस बड़े बड़े खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पेंटिंग यूज करते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीशिंग कर सकते हैं, गैल्वनाइजिंग यानी उस पर कोई अदर ऐसा मेटल का पीस लगाते हैं, क्रोम प्लेटिंग करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं, मेकिंग एलॉयज, ठीक है, उनमें एलॉय बना के करते हैं, प्योर मेटल का नहीं करते ताकि उसमें क्या हो, कोरोजन ना, या कोई ऐसा मेटल उसमें मिला देते हैं जो कि कोरोजिव रेजिस्टेंट हो, जिसमें कोरोजन ना लगता हो। नेक्स्ट गैल्वनाइजेशन क्या होता है, गैल्वनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक। कई बार जिंक में क्या होता है, हमें पता है जिंक क्या होता है, कोरोजन नहीं होता जिंक का, इसलिए क्या करते हैं कई बार हम इस पे
आयरन की जो भी सामान होते हैं उनमें क्या करते हैं, जिंक के सोल्यूशन में डिप करते हैं, जिसके ऊपर जिंक की एक लेयर उस पर चढ़ जाती है, और वो क्या करता है, एयर को मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है उससे रिएक्शन करने में, इसी कारण वो हमारा जो आयरन का सामान है वो बच जा रहा है, किससे, कोरोजन से। ठीक। अब अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज दे रखा है इसके फिगर में आपके, यहाँ पे आपने देखा होगा ये आयरन का एक पिलर है दिल्ली में, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, रस्टिंग होने लगी। ये आपका एनिशियंट इंडिया का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है आयरन का, इसमें भी जंग रस्टिंग लगना स्टार्ट हो गई है। ये आपका आयरन पिलर कहाँ है, ये कुतुब मीनार के पास मिलेगा। कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ड मोर देन 1600 ईयर यानी 1600 ईयर एगो बाय द आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया। दे हैड डेवलप अ प्रोसेस विच प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, उन्होंने उस समय एक प्रोसेस डेवलप करा जिसमें रस्टिंग से बचाने के लिए। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट फॉर ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। द आयरन पिलर इन 8 मीटर हाइट एंड 6 टन। उस समय जब इनको बनाया गया था इसको, तो ये सोच के बनाया गया जिसमें रस्टिंग ना लगे, इसलिए इसमें आज इतने साल हो गए, 1600 साल, अभी भी ये ओपन बिल्कुल है, इसमें रस्टिंग नहीं लगती। तो इस चीज़ को देखने के लिए उस टाइम पे ऐसी क्या मैकेनिज्म थी, कैसे ये बचा रहा मॉइस्चर से, इस चीज़ को देखने दुनिया को बहुत लोग आते हैं देखने, कैसे इस टाइम पे कौन सी मेथड डेवलप हुआ था या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे जिसके कारण इसमें रस्टिंग नहीं होती थी। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा ये हमारे यहाँ का एग्जांपल है इंडियन आर्किटेक्ट का। इंडियन के आयरन वर्कर्स ने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे वो पिलर्स इस तरह के बनाए हैं अपने देश में। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपका नेक्स्ट इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एलॉय। आपने कई बार आया होगा एलॉय। एलॉय क्या होता है भाई, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। एलॉय होते हैं, दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जब हम किसी मेटल और नॉन मेटल के को क्या करते हैं, होमोजेनियस उसका मिक्सचर बनाते हैं, यानी कि उसको आपस में मिक्स कर देते हैं। ठीक, तो उसे कहते हैं एलॉय। अब कह रहा है कि एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक आयरन हार्ड और स्ट्रॉन्ग। आपको पता होगा कि आयरन में जब कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हार्ड होने लगता है। इस तरह हमारे जो स्टील बनते हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉस, तो इन सब में क्या होता है, ये सब क्या है हमारे भाई, ये सब क्या है, सोल्डर, अमलगम, ये सब क्या हमारे एलॉयज हैं। ये कोई मेटल नहीं है या नॉन मेटल भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। ये क्या होता है, दो मेटल या दो मेटल या फिर दो नॉन मेटल, या हो सकता है एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, इन सब के मिक्सचर होते हैं बेसिकली। स्टील में क्या होता है, हार्ड स्टील, हार्ड आयरन अगर हमें यूज करना है कार्बन उसमें ज्यादा यूज कर लेंगे, जिसका यूज क्या होता है, रोड्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें होता है। स्टेनलेस स्टील का हार्ड रस्ट फ्री आयरन, निकल, इसमें क्रोमियम डाल देते हैं, यूज करते हैं, जिसका बर्तन जितने भी हमारे होते हैं उनमें यूटेंसिल्स में यूज होता है। ठीक है, ब्रास में क्या होता है भाई, ब्रास में क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है इसमें। और ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन होता है, ध्यान रखना, ये आपको बहुत एग्जाम में पूछता है, कॉपर प्लस जिंक होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें कॉपर दोनों में होता है, ध्यान रखना। इसमें जेड आता है इसलिए इसमें जेड नहीं होता, मतलब जिंक नहीं होता, इसमें टिन होता है, एसन, बस ये ध्यान रखना। इसके ब्रॉन्ज के क्या क्या बनते हैं, कॉइन बनते हैं, स्प्रिंग होती है, टरबाइन ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। सोल्डर क्या होता है, जो हम यूज़ करते हैं, वेल्डिंग वायर जो यूज़ करते हैं, क्रिएट अ परमानेंट बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड वर्क पीस। अमलगम क्या होता है भाई, अमलगम क्या होता है, यूज्ड बाय द डेंटिस्ट होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके यूज़ करा जाता है। मरकरी एंड अदर एलिमेंट्स इसमें होता है। सोडियम अमलगम होता है, कई बार आपने सोडियम पोटेशियम अमलगम आगे अभी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, इनका यूज़ आगे क्या डेंटिस्ट वगैरह करते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। कई बार आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज एलॉय एंड राइट द सम एग्जांपल्स ऑफ, तो आप लिख सकते हैं स्टील भी क्या है, एलॉय है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एलॉय है, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर्स, ये क्या होते हैं, ये सब हमारे एलॉयज होते हैं, अमलगम। क्लियर, आई होप समझ में आ गया किसी सबको, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो ये आपका लास्ट टॉपिक, यहाँ पर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे नए हैं वो हमारा ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो डिस्कशन ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, और जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोबारा से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।